90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। अब वक्त हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम गांव हमारे का। हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं विशेष मेहमान डॉक्टर सुमंगल सिंह जी। आप SGRR PG कॉलेज देहरादून में हिंदी विभागाध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। धन्यवाद पांडे जी। सर, आप पौड़ी गढ़वाल जिले के द्वारीखाल ब्लॉक के कुठार गांव के मूल निवासी। जी आज आप रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित हैं। अपने गांव को किस तरह से याद करते हैं हम देहरादून में बैठकर? पांडे जी, हमारा बचपन और अभी तक भी निरंतर गांव में आना जाना होता है और सपने हम गांव के ही देखते हैं। कितने भी सुख सुविधाएं अगर हमें मिल रही है, लेकिन जो गांव के हमारे जो दिन व्यतीत हुए हैं वो हर पल जुड़े रहते हैं और हम उनसे कभी दूर नहीं हो पाते। हमारे घर गांव के बचपन के जितने भी स्मृतियां हैं, दोस्त हैं, खेत खलिहान, गाय, बैल, बकरी, सब कहीं न कहीं से हम जुड़े रहते हैं। गुरुजी ने बताया है कि हम अपने गांव से आज भी जुड़े हुए हैं और अपने गांव को हम अक्सर याद रखते हैं। सर, कोई एक ऐसा वाकया जिसका आप जिक्र करना चाहेंगे, जिससे आपको लगता हो कि वाकई हम अपने गांव से जुड़ाव रखते हैं? हमारे जो गाँव है उसके पास ही एक गधेरा है और वहाँ पर एक स्रोत का शुद्ध पानी है, काफ़ी पानी आता है उसमें। एक झरना जैसा बनता है, उसका कटली ढंडी बोलते हैं उसमें। और अभी भी शायद है कि घर गाँव में जब भी जाते हैं, बच्चे जनरली गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं, तो वहाँ का आकर्षण बना रहता है। और आज जब भी 4 दिन पहले मैं गाँव से लौटा हूँ, तो मैंने देखा वहाँ पर कि इतने ज़्यादा थे कि भी वहाँ पर स्नान करने की जगह भी नहीं मिल रही थी। तो उस डंडी से बचपन से हमारा जुड़ाव रहा है और हमारे बच्चे भी जाते हैं। कई बार वो गाड़ी में जब वापस आते हैं ऐसे बोलते हैं, बाय बाय कटली डंडी, अगले साल फिर मिलेंगे। गुरुजी बता रहे हैं कि बाय बाय कटली ढांडी, फिर मिलेंगे। तो 1 साल बाद जाते हैं गुरुजी? अब अक्सर 1 साल बाद तो नियमित है, लेकिन बीच में जैसे शादी-ब्याह वगैरह या कभी सुख-दुःख है, क्योंकि मेरे माँ, पिताजी और छोटे भाई उनके बच्चे गाँव में रहते हैं, तो हमारा लगभग आना-जाना रहता ही है। गांव में बचपन का कोई किस्सा आप याद करना चाहेंगे रेडियो ऋषिकेश के प्लेटफॉर्म पर? गाँव के तो इतने सारे किस्से हैं, अब क्या छोड़ूँ, क्या बोलूँ? आपने जो कहा है वहाँ पर, लेकिन बचपन की बहुत सी स्मृतियाँ ऐसी हैं कि जब अभी भी हम याद करते हैं कि जब हम गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी, तो सारे बाल-सखा गाय बकरी के साथ जंगल में जाते थे। तो मेरा एक भाई था, वो पुलिस में था। कुछ साल पहले उनका एक्सीडेंट से निधन हो गया वहाँ पर। तो वो इस प्रकार से हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे बट बट वृक्ष की एक लंबी रस्सी निकली होती है, उससे हम झूला झूल तो वो जब झूला झूलते थे उससे, तो वो हमारा ग्रुप लीडर था वो। तो हमारे सामने कुछ शर्तें रख लेता था। उसने कहा कि झूला झूल कर कुछ आगे एक पेड़ था, तून का पेड़ लंबा होता है। उसने कहा कि यहाँ से जाना है और फिर उस तून को पेड़ पकड़ के इसको छोड़ देना झूले को। फिर तून से फिसल के नीचे आना है। वो तो वो आराम से कर गया। उसके बाद एक मेरा एक मित्र था, वो अपनी बुआ के साथ रहता था, सुखदेव। उसका आया नंबर। उस वो बेचारा, वो जैसे उसने झूला भी छोड़ा, पेड़ भी छोड़ा, तो उसके गले के अंदर खूब सारी लकड़ियाँ चुभ गई, मतलब ठीक-ठाक। अब क्या करे, घर में गया वो। तो घर में गया जब, तो उसकी बुआ थी, तो फिर उसने कहा कि भई क्या हुआ? तो उनका एक बैल था, वो मारता था। तो उ उसने कहा कि मुझे बैल ने मारा, और उसकी बुआ ने वो बंधे हुए बैल को, एक खूब बड़ा वो होता है वो, एक कील होता है जिससे उनको बाँधते हैं, क्या कहते हैं, गाय बकरी को। उसने उसको घंटे का खो था, उससे उसने खूब बिना बात में बैल की पिटाई कर दी बुआ की। तो इस प्रकार की बहुत सारी यादें हैं। अतीत की जो यादें हैं सर, और उसको कई बार तो सोचकर लगता है कि हम क्या कर रहे थे। सर, जब आप अपने गांव लौटते हैं, साल में लौटते हैं, या आप जब किसी तीज त्योहार पर अपने गांव वापस जाते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है? क्या देखना चाहते हैं अपने गांव में सबसे पहले? सबसे पहले जहाँ तक है, मैं तो खेत खलिहान, हमारे जो खेत हैं, अब कुछ समय से कुछ खेत छूट गए। हमारे अच्छे खासे सेरा हैं, जहाँ पर मैंने बचपन से काम कर रखा है। लेकिन ये होता है कि मैं चाहे अगर शाम को मिल गया तो मैं एक चक्कर ज़रूर जाता हूँ। और वो ऐसे हो गया, वहाँ पर जंगल बन गए हैं, बड़ा
दुःख मतलब एक सौ हृदय बड़ा दुखी हो जाता है वो देख कर के। क्योंकि हम लोगों को मैंने देखा है, हमारे जो दादा-दादी जब रहते थे, वो घर को इतना स्वच्छ नहीं रखते जितना वो खेतों का रखते थे। बड़ी चिंता रहती थी उन्हें। एक भी अगर कोई खरपतवार जिसको गढ़वाली में खौड़ बोलते हैं, उनको चिंता उसको निकालते थे। तो अब वो तो वो किसी प्रकार से देखते हैं उन स्थानों को जहाँ हम बैठे हैं, खेले हैं, कहीं टूट गए हैं, फूट गए हैं, तो थोड़ा मन व्यथित हो जाता है कि अब कैसे क्या वो दिन कैसे लौटेंगे, जो हमने भोगा है बचपन में। बिल्कुल सही कहा सर ने कि जब मैं जाता हूँ तो खेत खलिहान को देखता हूँ और आज वहाँ फसल लहलाती भी नहीं दिखती है, वहाँ पर जंगल उग गया है क्योंकि खेती बाड़ी भी अब लोगों ने कम कर रहे हैं। सर जब तीज त्योहार मनाने आप जाते हैं तो कुछ याद आता है पुराना समय कुछ? तीज त्योहार का हमारे यहाँ एक बहुत ही जो हमारे यहाँ हमारे गाँव से ब्यास-छठी लगभग 8-10 किलोमीटर होगा। तो हमारे यहाँ बैसाखी का मेला लगता था हर साल और लगभग कहाँ कि कई पीढ़ियों से हमारे ये वो जो नए कपड़े उसी दिन बनते थे, 1 साल में 1 बार। तो बड़ा उत्साह रहता था। हम एक-एक दिन उसके लिए गिनते थे और लगभग वो बैसाखी जैसे 13-14 अप्रैल को आते हैं, 1 महीने पहले से वो गाँव में गीत लगते थे और बड़े अच्छे ढंग से जो फूल डालते थे बच्चे और फूल डालने के था कि जिस दिन संक्रांति होती है, फूल संक्रांति, उस दिन एक डोली बनती थी। और उस डोली में जाकर के कुछ एक स्थान होता था, वहाँ पर एक फूल देवता है। वहाँ पर सारे अपने कंडी लाते थे, वहाँ फूल लाते थे, वहाँ पर गा कर के आते थे और अंतिम दिन जब ऐसे करके 1 दिन, 2 दिन ऐसे पूरा महीना हो जाता था, तो पूरी रात्रि भर लोग गाते थे, चाहे स्त्री-पुरुष, लकड़ी भी जलती थी, खेलना-कूदना बच्चों का, हर प्रकार के जो हमारे लोक गीतों में जो भी आते हैं, चौंपले होना, ये ठड़िया गीत सब होते थे वहाँ पर और प्रातः फिर पूरे क्या कहते हैं गाँव लगभग बच्चों को छोड़ कर के बुजुर्गों को छोड़कर सभी लोग मेले में जाते थे वहाँ पर। तो बड़ा उत्साह बना रहता था और आज निश्चित रूप से बहुत अब हम कई बार जाते हैं तो वो चीज़ें नहीं रह गई हैं। जब कभी गांव में तीज त्योहार चलता है और आप अपने शहर में होते हैं तो किस तरह याद करते हैं सर उन चीज़ों बहुत को? बहुत याद करते हैं और अक्सर तो मैं तो उन तीज त्योहारों को फेसबुक पे भी शेयर करता हूँ इन चीज़ों को। मैं लिखता हूँ अतीत की इन चीज़ों को, तो उसमें सारे बहुत सारे जो लोग हैं जुड़े हुए हैं हमारे जिन्होंने हमारे जैसे जीवन को भोगा है, जिया है, उनके अच्छे कमेंट्स आते हैं और शायद ये कि मेरे साथ-साथ उनकी भी स्मृतियाँ जग जाती होंगी कि कैसे हम रहते थे, कैसा वो बचपन। शायद एक अब सपने जैसे लगता था, अब नहीं लौट पाएगा। आप कह रहे हैं कि वो बचपन के दिन, वो गांव के जो दिन थे, जो पुराने दिन थे, जो अतीत था, शायद वो अब नहीं लौट पाएगा। जब आप बच्चों से जिक्र करते हैं उन पुराने किस्सों का, तो क्या प्रतिक्रिया होती है? जो आजकल के जीने का ढंग है इनका, स्पेशली मोबाइल, टेलीविज़न के कारण क्या है, उनको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाते हैं, वो रुचि कम लेते हैं। अगर हम बोलते भी तो वो शायद इतना रुचि नहीं दिखाते वहाँ पर। लेकिन जिन अगर हमारे उम्र के जो लोग हैं या जिन्होंने वो भोगा है, उनके लिए आनंद की बात होती है। पर नए बच्चों के साथ थोड़ा समस्या हो गई है इन चीज़ों का, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अब अगर वो गाँव में भी रह रहे हों बच्चे तो वो मोबाइल्स पे चिपके हुए हैं या टीवी से जुड़े हुए हैं। जब हम कभी जाते थे हमारे गाँव में थोड़ा गर्म है वहाँ आम भी होते हैं और बेर भी। तो हम सुबह निकल जाते थे। कोई शायद है कि जो माता-पिता होते हैं वो शाम को ही अपने बच्चों को देखते थे कि आया कि नहीं आया। दिन में कोई चिंता नहीं रहती। कहीं आम के पेड़ों में है, कहीं बेर के वहाँ नीचे अमरूद के नीचे ऐसे वो बना देते थे जैसे गुफ़ा जैसे बेर के झाड़ियों के अंदर। तो ऐसे व्यतीत होता था। तो आज मैं देखता हूँ कई बार अगर मैं उस सीज़न में गया तो बेर भी वैसे गिर रहे हैं, आम भी वैसे गिर रहे हैं। बच्चों के वो खरीद ज़रूर लेंगे दुकान से, लेकिन उस प्रकार का आकर्षण कम है। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी पसंद का एक गीत जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना पसंद करेंगे? मैं मूलतः गाता तो नहीं हूँ, लेकिन एक खुदेड़ गीत है, जो लगभग 2 पंक्तियाँ हैं, उसका मुझे काफ़ी रोमांचित करता है। जब लड़की विवाह होने के बाद ससुराल जाती है, तो उसके मायका उसका स्मृतियों में बना रहता है। हमारे यहाँ बड़े-बड़े पहाड़ होते हैं, फिर उसका दिखता नहीं है मायका, तो किसी ढंग से कम उम्र में उनके विवाह हो जाता था। उसके बाद उनके तो उसी में है एक तो अगर वो घास काटने जाती है तो कुछ पंक्तियाँ बोल रहा हूँ वहाँ पर। सैसुरक डांड हेमा लागदी डेरा कूदेंदु पराण हेमा तुम बिगेरा
तय सुरक डांड हेमा लाग दी डेरा, खुदेंदु पाराण हेमा तुम बगेरा। निर्दयी निर्भागी हेमा बौण घसेरी, दई निर्भागी हेमा बौण घसेरी, मेरी जागनी रहंदी हेमा कोई बेटी बारी। रुकों की टोली हेमा बागों को डेरा, रुकों की टोली हेमा बागों को डेरा, घर में बैठा रदन हेमा द्यूरण जेठानी, मेरे जगनी रंदी हेमा कोई बेटी बारी, सै सुरक डांड हेमा लाग दी डेरा। बहुत अच्छा सर। और आपने बताया है कि एक बिटिया अपने मायके को किस तरह से याद करती है, इस गीत के माध्यम से आपने बताया है सर। बहुत अच्छा गीत सुनाया आपने और भावुक भी कर दिया है, क्योंकि अपने गांव को याद करके व्यक्ति भावुक हो जाता है। क्योंकि आप रोजगार के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए और भी बहुत कार्यों के लिए आप शहर की ओर आते हैं और गांव आपकी स्मृतियों में रह जाते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप तो कवि भी हैं, आप रचनाएं करते हैं, क्या कोई आपकी एक रचना जो आपको अपने गांव की याद दिलाती है? पंडित जी, काफ़ी समय से इस प्रकार के लेखन न हुआ, लेकिन मैंने गाँव को माध्यम बना के लिखा है वहाँ पर। उसका जो सारांश इस प्रकार है कि उसका शीर्षक भी है कि ज़मीन से जुड़े लोग कितने अच्छे होते हैं, या मिट्टी से जुड़े हुए लोग कितने अच्छे होते हैं। चारू चंद चंदोला जी ने वो ज़मीन की जगह मिट्टी कर दिया था। मिट्टी से जुड़े हुए लोग कितने अच्छे होते हैं। तो वहाँ पर मैंने खुद अपने घर गाँव में देखा कि मेरे माँ दादी को अपनी गाय की प्रसव पीड़ा में उनको आंसू बहाते हुए देखा है। बड़ी परेशान होती थी वहाँ पर। अपने दादाजी को अपने बकरी या भेड़ के पैर से उनका कीड़ा निकालते हुए उसका इलाज करते हुए देखा है वहाँ पर। गाँव में प्रातःकाल जो किस प्रकार से खेत जोतने के लिए लोग जाते हैं, किस प्रकार से लौटते हैं और किस प्रकार से वो लहलाते खेत में अपनी मेहनत, अपनी प्रसन्नता को देख अपने, क्योंकि ये गाँव के लोग जो भी लोग थे वहाँ पर, वो अब कई बार उनके बाल बिखरे होते थे, लेकिन उनके गाय के और बैल के सींग पर तेल लगा करके उनको साफ-सुथरा रख करके उनका मतलब उन उसी में उनका आनंद होता था वहाँ पर। वो अपनी चिंता नहीं करते थे। पशु पक्षियों बहुत चिंता करते थे। ये सब उस कविता का विषय था वहाँ पर। काफ़ी समय हो गया, मुझे लग रहा है कि 20 साल पहले मैंने लिखा था वहाँ पर और इस समय। सर, जब आप पहली बार अपना गांव छोड़कर शहर की तरफ आए, तो कितने दिन तक आपको अपने गांव की याद आती रही? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हम पढ़ाई के लिए मैं 9th से मैं गाँव में आ गया था। तो पहले हम सिलोगी में रहते थे, तो हमारा साप्ताहिक मतलब हर शनिवार को घर लौटते थे, सोमवार को आते थे। तो शुरू के मतलब 2-3 दिन हमें बड़ा काटता था हमें कि कैसे घर की याद आती थी। फिर ऐसा होता था कि कल जाना है, परसों जाना है, फिर इस प्रकार है। इसके बाद धीरे-धीरे फिर पढ़ने के लिए पौड़ी गया, श्रीनगर गया, फिर यहाँ मेरा ऋषिकेश से ही मैंने राजकीय पीजी कॉलेज से एमए पीएचडी किया। तो जब मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं गाँव से आता था और उसके मुझे ये स्मरण होता था कि कल इस समय मैं गाँव में था, तो बड़ी मतलब बहुत बेचैनी होती थी। नींद टूट जाती थी, अंदर-बाहर कमरे के अंदर-बाहर घूमता था। ऐसा लगता था कि अगर पंख होते तो मैं गाँव में उड़ जाता था। तो वो मैंने खुद अपना मेरा अनुभव है वहाँ पर। तो निश्चित रूप से वो चीज़ें बहुत ही अब धीरे-धीरे आदमी अभ्यस्त हो जाता है वहाँ पर, लेकिन आरंभ में बहुत दुखी होते थे हम, जब घर से बाहर निकलते थे। सर, कह रहे हैं कि जब मैं पहली बार अपने गांव से शहर की तरफ आया, तो मुझे ऐसा लगता था कि कल तो मैं वहीं था, आज मैं यहाँ हूँ, और मन में आता था कि अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़कर अपने गांव पहुँच जाता। आज अब आप अपने गांव जाते हैं, आप एक प्लान बनाते हैं कि मुझे कल परसों गांव जाना है। कितना उत्सुकता होती है, कितना हर्ष होता है, मन में क्या चल रहा होता है? बहुत हर्ष होता है और निश्चित रूप से वही इसलिए कि कल मैं कल अपने गाँव में रहूँगा और क्या होता जैसे कि जनरली हमारे माता-पिता जी इनसे तो मोबाइल फ़ोन से बातचीत होती रहती है, कभी हम हमारे पास आना-जाना होता है। लेकिन कुछ गाँव के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनसे बात नहीं हो पाते, मिल नहीं पाते। तो मैं तो अभी भी शायद कि सबसे पहले पूरे लोगों को मिलता हूँ और बहुत से जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं,
मुझे अच्छी तरह याद है कि जब कुछ हमारे गाँव के जैसे जो बड़ी उम्र के हैं, बीमार हैं, जैसे उनको पता चलता है कि कोई आ रखा गाँव में, उनका घर में मैसेज आ जाता है, तो हमारे मेरे माँ पिताजी भी ये बोलते हैं, उनके घर में ज़रूर चला जाना। तो वो लोग तो अब हमारा उन लोगों का कितना हमारा इंतज़ार रहता है, आकर्षण रहता है कि ये वो हमने कहीं न कहीं उनके बचपन में उनके गोद में खेले होंगे, जो भी होगा कभी डाँट भी खाई होगी, कभी उन्होंने मार्गदर्शन किया होगा। लेकिन ये बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी भी वो लोग हमें याद करते हैं। जब आप गांव में रहते हैं, कुछ दिन के लिए रहते हैं और फिर आपको अपने शहर की तरफ फिर वापसी करनी होती है, तो उस समय गुरुजी क्या प्रतिक्रिया होती है? वही स्थिति होती है जैसे हमने कहा कि अभी कहा था हमने बाय बाय कटली डंडी कि कितने जल्दी मैं यहाँ पर लौटूँ, ठीक है? इस अपनी ज़मीन से, अपने गाँव से, अपने खेत खलिहान, अपने पशु पक्षी इनसे मिलूँ वहाँ पर। तो वो स्मृतियाँ जो हमारी रहती हैं वो उनको लेके आते हैं हम और कुछ जो भी होता है हम अ, फिर क्योंकि यहाँ पर अब काम धंधे में ऐसे होते हैं हम कि काम धंधे के बोझ के तले दब जाते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ भी समय मिलता है स्मृतियाँ रहती है घर गाँव की। आज भी बचपन के आपके दोस्त होंगे गांव में, जब आप जाते हैं तो उनसे मुलाकात करते हैं, तो क्या बातें होती हैं गुरुजी? हाँ, अब हमारी कई बार तो ऐसा होता है कि दोस्त भी जैसे हमारे हैं, कोई काम के सिलसिले में कोई है, जुड़े रहते हैं वहाँ पर। तो जब भी बैठते हैं तो ऐसे ही कोई पुराने प्रसंग ज़रूर आ जाते हैं। जब हम बैठते हैं वहाँ पर तो कोई न कोई पुराना जैसे मैंने अभी वो एक प्रसंग वो आपको बताया था कि कैसे वो लड़का गिर गया था वहाँ पर। ऐसे बहुत सारे प्रसंग कहीं न कहीं याद आते हैं। किसी में अगर कभी कहीं बैल की लड़ाई हुई होगी, कभी कोई बहुत सारे पर कभी कोई रोपाई का प्रसंग होगा। क्या उस वाक्य का जिक्र करना चाहेंगे गुरुजी जब आपका किसी जंगली जीव से आमना सामना हुआ? अपनी छोटी बहन का उदाहरण देता हूँ। वो जैसे हमारे वो गाँव के किसी दादाजी के साथ गाय के साथ जा रही थी। तो जब गाय के साथ जा रही थी जैसे तो वो बीच में गर्मियों का टाइम था, जैसे मैंने कहा वो ठंडी है तो वो घर गाँव के लोग क्या था उसमें कपड़े सहित डूब जाते थे। पूरे उनको रहता था 1-2 घंटे तक पूरे कपड़े ठंडे रहेंगे, जब गर्मी होती थी। तो उसमें रहता चाहे वो घास लेगा पूरे डूब गए, सूख जाते थे। तो उसका अलग आनंद था। तो दादाजी ने कहा तू चल गायों के साथ, मैं तब तक मैं एक डुबकी मारता हूँ। जब तो थोड़े आगे गई तो बाघ ने गाय पकड़ ली वहाँ पर और वो छोटी कितनी 15-14 साल की रहोगी, ऐसे छोटी रहोगी। अब उसने सोचा कि 2 गायें लड़ रही हैं। वो डंडे लेकर जब गई वहाँ पर, देखा तो वहाँ बाघ ने पकड़ रखा। उसकी हालत ख़राब। वो भय डर के मारे सीधा वापस वहीं किसी प्रकार तो दादाजी ने हल्ला-वल्ला करके उस गाय पर उसने हमला कर दिया था। उसमें खून-वून बहने लग गया था वहाँ पर। ये इस प्रकार की घटना है जो मेरी बहन से जुड़ा हुआ है वहाँ पर। तो गुरुजी गांव में जब आप रहते थे तो पशुपालन करने जंगल की तरफ जाते थे तो जानवरों से आमना सामना भी हो जाता था। सर अब और पहले कितना बदलाव आ गया है गांव में? बदलाव का ज़िक्र मैंने पहले भी किया था। काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है अब और अब जिस प्रकार पहला पूरा गाँव, एक परिवार, एक घर रहता था, शायद वो नहीं दिखता अब। अब मुझे लगता है कि कुछ प्रतिस्पर्धा हो गई है अब। पहले इतना बड़ा परिवर्तन नहीं था कि हर अगर किसी के घर में कोई कार्य हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, सभी लोग मिल-जुल के काम करते थे। दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन आया वो खेती और पशु-पक्षी पालन में। अभी मैं गया हमारे गाँव में आज के दिन में एक एक भैंस नहीं है और ये किसी का एक बैल है। और जब हम रहते थे वहाँ पर, हर गाँव में भैंस के साथ गाय भी होती थी। लगभग 90% लोगों के बैल होते थे। अब इ इतना बड़ा परिवर्तन आ गया वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं और खेती-पाती लगभग हमारे जो सेरा थे, हमारा अच्छे खासे खेत थे सेरा का और 3-4 खारी। खारी का मतलब है कि एक खारी में बोलते हैं 20 दूण। लगभग हमारा खुद के धान होते थे और आप उस वो सेरा पूरे बाँझ पड़े हुए हैं, वहाँ पर जंगली घास, पेड़ उगे हुए हैं वहाँ पर। तो ये बड़े परिवर्तन आ गए वहाँ पर और पहले सब घर पर ही निर्भर रहते थे। सर जैसा कि आपने अभी जो जिक्र किया गांव में कितना बदलाव आ गया है, इस बदलाव का आप जिक्र कर रहे हैं। एक शब्द है सामाजिक सहभागिता। सामाजिक सहभागिता है कि लोग कोई भी एक कार्य होता था गांव में तो सब लोग मिलकर काम करते थे। कहीं शादी है, विवाह है तो वहाँ सब लोग मिलकर काम करते थे।
कोई एक वाक्य का ज़िक्र करना जब आपको लगा हो कि सामाजिक सहभागिता का सबसे बड़ा उदाहरण गाँव है? सामाजिक सहभागिता का हमारे यहाँ जब विवाह होता था, तो मुझे लग रहा है विवाह के महीना 1 महीना 15 दिन पहले पूरे गाँव के लोगों का उठना-बैठना पूरी चिंता करते थे वो। तुम्हारे धान कूट गए, गेहूँ की क्या व्यवस्था है, गुड़ की क्या व्यवस्था है, उसकी क्या व्यवस्था, पूरे लोग मतलब ऐसा लगता है जैसे उनका घर का उनका बैठना वहाँ पर पूरी उसकी व्यवस्था बना रहते थे। और जिस दिन अगर विवाह होता था वहाँ पर, उस दिन मुझे लगता है कि वो मालिक पूरा स्वतंत्र रहता था वहाँ पर। सब लोग अपना काम पकड़ लेते थे। किसी ने रसोई का काम सँभाल लिया, किसी ने और काम सँभाल लिया वहाँ पर। इस प्रकार और दूसरा होता था हमारे मकान बनाएगा। मैंने एक दिन ऐसे में गौर करा था, हमारे जो पुराने मकान हैं, लगभग सबका एक जैसा नक्शा है, डिज़ाइन है वहाँ पर। उनमें बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है वहाँ पर, चाहे वो अमीर अमीर हो या गरीब हो। तो कहीं न कहीं मुझे लगा है कि ये सामाजिक सहभागिता के कारण जिसका भी मकान बनता था, वो सब लोग मिल-जुल के काम करते थे। तो पुराने हमारे जितने भी मकान थे, अगर जो 2 कमरे होते, उसमें एक डिंडाला होता था, तो सबका एक मैप होता था वहाँ पर। तो उस समय क्या होता था, कहते हैं कि सब लोग अगर जिसका मकान बना, पूरा गाँव उसकी मदद करता था। केवल जो मिस्त्री होता था, उसकी दिहाड़ी जो बनती थी, वो उसको खर्च करना पड़ता था। तो ये इस प्रकार से एक रूपता थी। और भी कई कार्य होते हैं, हमने कई बार देखा है कि कोई जैसे किसी की गाय गिर गई, किसी का बैल गिर गया, तो हमने चारपाई को उल्टा करके उसको कंधे में उठा करके घर लाते हुए देखा वहाँ पे। मतलब इस प्रकार सब लोग मिल-जुल कर रहते थे, सब बहुत चिंता करते थे। पूरा गाँव एक परिवार की तरह काम करता था। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपका स्कूल गाँव में घर से कितना दूर था? और उस वक़्त जब आप घर से स्कूल जाते होते थे, जब स्कूल से घर आते होते थे, तो क्या चलता था? क्या करते थे आपस में सब दोस्त? हाँ, घर हमारे स्कूल जो होते हैं, हमारे पहाड़ के जो भी स्कूल हैं, कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट या कहीं-कहीं 1 घंटा भी पैदल चलना ही पड़ता है वहाँ पर। तो इस बीच जब हमारी जो गतिविधियाँ होती थी सुबह-सुबह, अपने बैग उठाए, बस्ते उठाए, और जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे मुंगरी मक्की का टाइम है, तो सबने हाथ में मक्की रखी है, वो खा के जा रहे हैं। आम का टाइम है, आम खा के जा रहे हैं, या और भी इस प्रकार की बातें होती थी। और कई बार जैसे कि आते-जाते समय कई बार ये होता था कि खेत हैं बीच में, अगर घर वाले ने बोलते आते समय वहाँ वो भी देख देना, तो उसमें पानी लगा देना खेत में, या पानी बंद कर देना, या किसी ढंग से हमने वहाँ पर कुछ घास रखी है, वो घास ले आना वहाँ पर। और इवन कि हम तो ये भी करते थे, मेरे पिताजी अध्यापक थे, तो कई बार उनको भी उनकी सीमित छुट्टियाँ होती थी, तो कई बार वो ये करते थे कि सुबह स्कूल जाने से पहले गाँव के जो खेत के चारों तरफ हल लगा देते थे, मेरी छुट्टी करके बीच का छोड़ देते थे, कि बीच का हल तुम लगा लेना वहाँ पर। तो इस प्रकार की सारी गतिविधियाँ हमने की वहाँ पर। और आते-जाते में एक हमारा सब चीज़ था कि जैसे पहाड़े होना, ये कुछ चीज़ें याद करने को आते थे। गुरुजी जब पढ़ा तो हम स्कूल से घर तक उन पहाड़ों को दोहराते रहते थे, सारे। कोई कविता है, पहाड़े हैं। और मुख्य रूप से जब 26 जनवरी या 15 अगस्त का दिन होता, वो बड़े यादगार होते थे। उसमें बहुत अलग से प्रैक्टिस होती थी। हम रात को रहते थे। प्रातः मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर सारे गाँव में घूम कर के, और उसके बाद ठीक समय में जब हमारे शायद ही कितने प्रातः ही कहीं लाल किला वगैरह में ध्वजारोहण होता, उस समय हम स्कूल में एकत्रित हो जाते थे। तब तक हम पूरे गाँव में प्रभात फेरी निकालते थे। तो बड़े आनंद वाले विषय थे। सर मैं अब देख रहा हूँ कि बहुत सारे गाँव में अब लोक कलाओं का मंचन कम होता जा रहा है। आपके समय में होता था सर? पांडे जी, लोक कलाओं में जैसे मैंने एक अभी प्रसंग कहा, एक तो हमारा होता था जो ये चैत के माह में जो हमारे गीत चलते थे वहाँ पर। ये इसका बड़ा आनंद बना रहता था। दूसरा शादी-ब्याह में जो मांगल गीत वगैरह चलते थे वहाँ पर। तो आज की स्थिति में शायद है कि मांगल गीत भी देखने को मिल रहे हैं। हमारे यहाँ रामलीला के बड़े अच्छे प्रसंग हैं वहाँ। रामलीला लगभग हमारा ऐसा दशहरा नहीं होता था, हमारे यहाँ खेती के बीच का देखते थे वहाँ पर। कि अगर जैसे धान की खेती कट के उसके बीच जो 1-2 महीने खाली रहता था, तो लगभग अक्टूबर-नवंबर तक चलता था 1-2 महीने। और रामलीला के भी ये होता था, वो अलग-अलग गाँव में होता था, कि आज इस गाँव में होगी, फिर उस गाँव में, इस गाँव में। और मुझे लग रहा है कि रामलीला के जो डायलॉग हैं, जो गीत हैं, गाने हैं, वो सभी लोगों को याद रहते थे वो। बहुत उसमें तन-मन से लगे रहते थे हम। और उसके भी कई ऐसे प्रसंग हैं वहाँ पर कि जैसे एक बार रावण, जैसे हमारे यहाँ स्टेज जो बनता है, तो रावण जब सीता हरण करने के लिए आता है, तो वो बाहर से घूम के आता है।
थोड़ा वो बीच में दोनों तरफ से, एक तरफ पुरुष एक तरफ स्त्री बैठे रहते हैं, बीच में रस्सियाँ, उसके बीच से बड़ा रावण उस राजा के अंदाज में आता है। तो बगल से ये हुआ कि वो उसको जैसे ही पर्दा खुलता है, सीटी बजती है, फिर रावण का प्रवेश होता है। तो अब वो एक चांस होता है कि रावण फिसल जाता है, नीचे होता है बिच्छू घास कंडाली, और रावण वहाँ वहाँ गिर जाते हैं, वो काफ़ी बड़ा। और इस बीच वो लग रही थी सीटी बजी, कहाँ गया रावण, रावण महोदय वहाँ बिच्छू घास में तड़प रहे हैं। तो कई इस प्रकार के बड़े यादगार प्रसंग हैं जो कि वो अचानक ही हास्यास्पद बन जाते हैं और हमेशा स्मृतियों में बने रहते थे। आप प्रतिभाग करते थे गुरुजी रामलीला मंचन में? हाँ, रामलीला में प्रतिभा करते थे। मैं तो पहले तो मुझे वो क्या कहते हैं, जैसे सुबह आरती होती थी, आरती में मुझे कुछ बना देते थे वो, क्या कहते हैं, उसके बाद सीता का भी मैंने भूमिका की है। मुझे वो कहते थे कि मैं महिलाओं का फेस करता हूँ, तो कभी किसी जैसे कोई जितने भी महिला पात्र होते हैं, तो उसका हमने प्रतिभा किया है वहाँ पर। कैसा लगता है गुरुजी उन चीज़ों को याद करते हुए? वो तो बड़ा याद, उन चीज़ों को याद करने का अब उनके शब्द नहीं है, जब हम उनको याद करते हैं तो। बड़ा मतलब क्या कहें आपको, वो जो हमारा अतीत था वहाँ पर। आप अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए शहर में आए। जब आपकी सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी हो जाएँगी, तो क्या फिर आप अपने गाँव की तरफ लौटेंगे? मेरा पांडे जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। और मेरा निश्चित रूप से कि मैं, क्योंकि हम थोड़ा साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, और मेरा है कि मैंने हमारे गाँव के ऊपर एक खेत है, वहाँ पर एक, हालाँकि हमारे घर पर्याप्त है, वहाँ पर थोड़ा अलग रहकर मैं रहूँगा घर में। और मैं और अन्य लोगों को भी बताता हूँ जो कि अवकाश प्राप्त करने के बाद, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद आप गाँव लौटिए, और इस प्रकार से इस जो गाँव खाली हो रखे हैं, ये भरेंगे, आपका प्रोत्साहन मिलेगा, आपके निर्देशन में जो भी लोग रह गए हैं, उनको दिशा मिलेगी, उनकी दशा सुधरेगी। तो मेरा निश्चित रूप से मेरा प्रयास रहेगा, मैं गाँव में रहने का, बसने का। बहुत अच्छी बात है गुरुजी। और 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, और इस समय हम मुलाकात कर रहे थे डॉक्टर सुमंगल सिंह जी से। आप SJRR PG कॉलेज देहरादून में हिंदी विभागाध्यक्ष हैं, और सर से हमने उनके गांव के बारे में जाना, और आपने हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी हैं जो गांव की तरफ हमको ले जाती हैं। सर, आप रेडियो ऋषिकेश पर आए, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए रेडियो ऋषिकेश आपका आभार व्यक्त करता है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे ऐसा कार्यक्रम दिया, वास्तव में जो मेरे रगों में, मेरे सपनों में बसा हुआ है। हम रहते कहीं भी हैं, मैंने पहले भी कहा था, हम सपने गाँव के ही देखते हैं वहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा, आपने अतीत की स्मृतियों को याद किया, और ये तो खजाना है। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9411392967।